ही पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि इंटरेस्ट अराउज हो गया तो उसी में आप कर लो उसको। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिस्ट ऑफ ऑल वाइसरॉयज, लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय दोज वाइसरॉयज या गवर्नर जनरल, एक बना लो। तो लॉर्ड कैनिंग एक नए सिस्टम को लाए, उसका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या बोला हमने? पोर्टफोलियो सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाय विच एक्ट एंड विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट, और इसका मतलब क्या था। Before the upcoming of this act, the law that was passed were known to be regulations. अब उसमें distinct हो गया, अब रेगुलेशन नहीं, अब क्या हो गया, वो एक्ट हुआ। तो सही मायने में ऑन पेपर एक्ट वो कब कहलाया? 1833 ऑनवर्ड्स। क्लियर है? लिखिए, द लॉ which were passed before this act was known as regulation, and henceforth new rules were to be called acts. On paper, इस एक्ट ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। और आप नाम सुने होंगे, मैकॉले सुना है, टीवी मैकॉले, टीवी मैकॉले। तो टीवी मैकॉले सबसे पहले मेंबर बनाए गए और लॉ कमीशन की स्थापना हुई। तो ये लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लॉ कमीशन, न्यू छोड़ दो, लॉ कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन, and a new member by the name T.B. Macaulay was appointed for giving professional advice to Governor General, for giving professional advice to Governor General. और नोट में लिख लीजिए, मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर। लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट देखो यहाँ पे है, क्या उसकी अपॉइंटमेंट, लॉ कमीशन अलग बना, उसका मेंबर कहलाया कौन? टीवी मैकॉले सबसे पहला मेंबर बना, लेकिन वह गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही सदस्य माना गया, क्योंकि उसको सलाह किसको देना था? गवर्नर जनरल को। किस मामले में? लीगल एडवाइस के तौर पर। ठीक है, क्लियर है? अब जो काम स्टार्ट होगा वो काम करेगा एक सेपरेट बॉडी लॉ कमीशन, जिसका वो पहला सदस्य भी बनाया गया। क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ पे स्लेवरी को खत्म कर, उन्मूलन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए काम किया गया। और ये प्रयास, इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था कि 10 साल का पीरियड ही लिया गया, बाय 10 ईयर, बाय 1843 टारगेट किया गया स्लेवरी को खत्म करें, और खत्म भी हो भी गया। दास प्रथा जो है वो मॉडर्न इंडिया में 1833 के एक्ट में यह रेजोल्यूशन लिया गया, बाय 10 ईयर्स खत्म कर देंगे। तो बाय 1843 इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो ये लिख लीजिए पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अच्छा, लिखने से पहले एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया
सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी बोला जाना बहुत जरूरी, पूछा जाना जरूरी है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किस अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? वेरी गुड, अब्राहम लिंकन। वहाँ पे जो उन्होंने काम किया है वो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी उनके एजेंडा में था। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल वही थे, तो स्लेवरी 10 साल का पीरियड में उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, 1843 खत्म हो गया। क्लियर है? एक बार पॉइंट देख लीजिए 1833 के। एक बहुत ही अच्छी बात, चूँकि आप लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार सिविल सर्वेंट के बारे में सोचा गया इस एक्ट के तहत कि एक ओपन कंपटीशन कराया जाए और सिविल सर्वेंट का जो सिलेक्शन हो वो एक ओपन कंपटीशन के माध्यम से होना चाहिए। ये तो एक बात है। जो इंडियंस हैं, इंडियंस का रिक्रूटमेंट इन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में मेरिट के आधार पे होना चाहिए, उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसका विरोध किया किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी ने विरोध कर दिया, तो ये प्रपोजल फिर आगे बढ़ नहीं पाया। अब मेरिट से क्वेश्चन अगर ये आया कि मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली प्रैक्टिस में कब आया, तो वो इसके 20 साल बाद आया, 1853 में। लेकिन पहली बात शुरू हो गई थी 33 में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये पॉइंट लिख लीजिए। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम attempted to introduce a system of open competition, for the selection of civil servants. And Indians should not be debarred. From the employment in the company but this provision was opposed by court of directors and hence could not be implemented. क्लियर है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम लोग यहां से 1830 से 20 साल बाद अब क्या आ जाएगा? 1853। तो 1853 का चार्टर एक्ट लिखिए। चार्टर टाइटल दीजिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहां पे ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। इसका सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ओपन कंपटीशन, मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट
फर्स्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, अभी इंडियन नहीं है, अभी सिविल सर्वेंट, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ, इतना आसान है इंडिया का इंक्लूजन। और कंपनी में की बात देखो, सिविल सर्विसेज दो समझो पहले बात को। एक जो कंपनी में ऑफिशियल की बात जब होती है, सिविल सर्वेंट कंपनी में, क्योंकि भारतीयों का इंक्लूजन कहाँ होना चाहिए, कंपनी के ऑफिशियल में, तो वहां भी वो सिविल सर्वेंट माने जाएंगे, समझ बात हो। लेकिन उसका नाम अलग था, वो है कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट। वो क्या है? कोवेनेंटेड। ये कोवेनेंटेड वर्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो वो कंपनी से रिलेटेड है, यानी कंपनी में जॉब, मोटा मोटी समझ लो, एज ए ऑफिसर। ठीक है, क्लियर है। बाद में इसी एक्ट ने आईसीएस को जन्म दिया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज को, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अब मॉडर्न में, आईएएस सिविल सर्विस। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का जन्मदाता जो है वो 1853 एक्ट। हम लोग बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे हैं? मेरिट सिस्टम कहां पे? कोवेनेंटेड, COVENANT, कोवेनेंटेड। क्लियर है? वो कोवेनेंट का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट इन दी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे आप। क्या लिखा? मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस थ्रू ओपन सिविल सर्वेंट, और वहां में इट वॉज टर्म्ड एज कोवेनेंटेड, इट वॉज टर्म्ड एज कोवेनेंटेड, COVENANTED, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, CO। कोवेनेंटेड, COVENANTED, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। ठीक है, क्लियर है। ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस कहां के लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड इट वाज थ्रोन ओपन फॉर इंडियंस। यहां पे इट वाज थ्रोन ओपन फॉर इंडियंस। क्लियर है? तो मैकॉले साहब को बनाया गया एक कमिटी का अध्यक्ष, जो कि आईसीएस की जीनेसिस पे वर्क करना था, यानी ओरिजिन पे। एक कमिटी बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में? मैकॉले, सेम मैकॉले। वो क्या देखेंगे कि इस कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज से हम इंपीरियल आईसीएस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, किस आधार पे होगा। ठीक है, तो अ न्यू कमिटी वाज फॉर्म्ड, लिख लीजिए, अ न्यू कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ लॉर्ड टीबी मैकॉले in 1854. By the name Committee on ICS. Committee on ICS. क्लियर है? क्या क्लियर है बताइए? क्या क्लियर हो गया? आप बताइए क्या क्लियर हुआ? कमेटी का गठन किया गया था। उसके पहले क्या क्लियर हुआ? कहाँ से कहानी शुरू हुआ?
ओपन कंपटीशन हेल्ड किया गया इंडियंस को जिसकी बात सर्वप्रथम कब की गई? 1833 में। क्लियर है? जब 1833 में विरोध हुआ, किसका हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हुआ। तो 1853 वाले एक्ट में, इन द एक्ट ऑफ 1853, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रपोजल वाज there should be an open competition meant exclusively for the Indians into the company which was named as Covenanted Civil Service, thrown open for Indians, right? In addition to that, a new committee was formed under the chairpersonship of T.B. Macaulay for the constitution of ICS, right? And that was named Committee on Indian Civil Services in 1854. क्लियर है? समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? ज्योति को। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग चल रहा है मामला उनका। तो 20 साल बाद हम लोग 53 में आ गए ना, तो गवर्नर जनरल तो चेंज हो जाएंगे। तो जो भी गवर्नर जनरल है उनका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया। ये 53 में हुआ, 53 में हुआ। तो आप लिखेंगे इट्स सेपरेटेड, दिस एक्ट सेपरेटेड दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल कर दीजिए, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। यानी गवर्नर जनरल का दो काउंसिल हो गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा, ये जो बना इस एक्ट में, द कंसर्न लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही इंपीरियल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा, जो कि मिनी पार्लियामेंट का काम कर रहा था उसमें। बाद में जाके वो पार्लियामेंट का बाद संविधान, अगर कुछ भी संसद का जो जड़ है, ओरिजिन है, वो कैसे हुआ, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले ये बोलेंगे कि संसद आया कहाँ से, इसका कंसेप्ट कहाँ है? तो CLC, ये क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब आया? 1853 के एक्ट के तहत, जब गवर्नर जनरल का पावर फंक्शन दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। डिवीजन ऑफ व्हाट? एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। The separated legislative function was called Imperial Legislative Council or Central Legislative Council or Mini Parliament. So Parliament had the genesis, origin from this only. Till such time, there was no division. There was no concept of Parliament. The moment in 1853, the division took place of what? Governor General Councils and Governor General's function in two different ways. First is yours, executive, and second is legislative. So Governor General's legislative part became what? Imperial Legislative Council, and to be called as Central Legislative Council. That was genesis of the Parliament. Clear है? एक बार लिख लीजिए इसको। लिख लिया? क्या लिखे? पढ़ो। कौन? हाँ, आप तुम पढ़ो। क्या लिखी? The Act separated the legislative and executive function of the Governor General and his Council. To be known as Imperial Legislative, लिख लीजिए, to be known as Imperial Legislative Council thereafter. And which was expected to function as a mini parliament.
अब 1853 के कितने पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान में आए? मेरिट सिस्टम, कौन कौन? मेरिट सिस्टम, a new committee was formed under the chairmanship of क्लियर है? yes, क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि with the introduction of this act, the legislative function got also expanded, right? Where they needed more members. Where they needed more members. So how many members joined or increased? Of 6 members got increased. अब यहाँ 6 मेंबर बढ़ाए गए। किसमें? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी बात उसमें कितना मेंबर बढ़ाया गया? 6 मेंबर बनाया गया। 6 मेंबर में से 4 सदस्य जो हैं वो अलग अलग प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब ये पॉइंट लिख लीजिए पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल used to be represented by local representatives from Madras, Bombay, 3rd Bengal। 3 प्रेसिडेंसी तो हम लोग सब जानते हैं, कौन कौन? मद्रास, तो इनसे तो आएंगे ही, एक और से आएंगे, उसका नाम है आगरा, वो लिख लीजिए, प्लस आगरा। ये कहां से आएंगे? ये कहां से आएंगे? इन जगहों से तो आएंगे, लेकिन यहां से कैसे आएंगे? तो इनके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस करने का मतलब क्या होता है? प्रांत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत कहते हैं। राज्य तो स्टेट को कहते हैं। प्रांतीय सरकार, इसका मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पीसीएस बोलते हैं ना आप, आईपीए यूपीएससी के लिए पीसीएस के लिए कर रहे हैं तैयारी, ऐसे बोलते हैं। तो पीसीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पीसीएस, पीसीएस का मतलब प्रोविंशियल। तो जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, डिप्टी कलेक्टर वाला, ये सारे ये क्या कहलाते हैं? पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल, डिप्टी कलेक्टर्स। क्लियर है? आप लोगों का ऊपर है यूपीएससी। तो इसमें मतलब जो इलेक्ट होंगे वो नेचर क्या होगा? इंडियन होंगे या वो ब्लड से मतलब गोरे होंगे? गोरे होंगे? किसमें? किसमें पहले पूछो, किसमें? कोवेनेंटेड वाले में तो इंडियंस आ गए। हाँ, अभी 4 सदस्य को अनुमति मिली है, बात समझ रहे हो? हाँ, सब इंडियंस होंगे, समझ में आ गया? अब इंडियंस की भागीदारी बढ़ रही है भाई, समझ रहे हैं? देखो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मेंबर बढ़ा, तो 4 सदस्य कहाँ से आ गया? 4 अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आएंगे। कहाँ पे आएंगे ये कहाँ पे आज ज्वाइन कर रहे हैं? ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन? मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीएलसीज। ठीक है, क्लियर है? तो इसके सारे पॉइंट एक बार देख लीजिए। 1853 और 33 के ज्वाइंट। फिर चलेंगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में।
सब ये वाला 13, 33, 53, ये 53 जो हम लोग पढ़े, ये चार्टर एक्ट एंडेड। क्लियर है? तो चार्टर कितने एक्ट हो गए? कौन कौन? 93, 13, 33, 53। बस अब यहां से 53 के 4 साल बाद क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी। फर्स्ट वॉर किसने बोला था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। किसने बोला था? वीर सावरकर। पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, जिसने क्या कहा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। और 1857 के क्रांति के उपरांत thereafter क्राउन रूल स्टार्टेड, कंपनी रूल एंडेड। तो सबसे पहले लिख दीजिए ब्लॉक में, कंपनी रूल एंडेड, क्राउन रूल स्टार्टेड। यहां पे जो मेजर चेंज हुआ, इस एक्ट के तहत, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, लिख लीजिए, टाइटल दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोला? वेरी गुड, क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसका गवर्नमेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेंज आया एक और, जो डुअलिज्म था, जो पिट्स इंडिया एक्ट का डुअलिज्म क्या क्या था? एक तो 1773 और प्लस पिट्स इंडिया, सीओडी और प्लस बीओसी। तो सीओडी और बीओसी डिमोलिश हो गया, खत्म हो गया, डिसमेंटल कर दिया गया, और एक नए पोजीशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजाद हुआ। क्लियर है? यहां तक क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है? इसको लिख लीजिए, अपने अपने भाषा में लिख के दिखाइए। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये भी लिख लीजिएगा। वो कौन था? कैबिनेट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 सदस्यीय काउंसिल हुआ करती थी। तो लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, देयर यूज्ड टू बी ए 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो सदस्य होंगे, ये इनका रोल जो है वो एडवाइजरी बॉडी की तरह। तो 15 मेंबर्स काउंसिल सर्व्ड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाज हिमसेल्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो काउंसिल का चेयरमैन भी था। क्लियर है? वेस्टेड विद द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इंडिया। ये लिख लीजिए, ही was vested with complete administrative power
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होनी चाहिए थी? ही वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी अल्टीमेटली? पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ही वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्शन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है? लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये रहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके पास सारा, ये है मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। क्लियर है? तो अब रोल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था, उसका भी तो कुछ रोल होना चाहिए। उसका क्या अरेंजमेंट है? उसको रीडेजिनेट कर दिया गया वाइसरॉय पे। अच्छा, ये जो रीडेजिनेट हुआ वाइसरॉय में, इससे कोई चेंजेस हुआ? क्या अंतर था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय में क्या डिफरेंस है? तो पूछ सकता है वाइसरॉय क्यों? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ज्यादा पावर था या वाइसरॉय के पास ज्यादा पावर है? गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर था, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्राउन को रिपोर्ट करता था। अब क्राउन को रिपोर्ट करने वाले कौन हो गए? एकमात्र सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, जिसकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन अफेयर्स पे है। तो ये सिर्फ सूचना का काम करता था वाइसरॉय। वाइसरॉय नाउ यूज्ड टू रिपोर्ट whom? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही हैड नथिंग टू डू विथ क्राउन। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए पॉइंट। विद दिस एक्ट the Governor General of India, was redesignated as Viceroy of India. Was redesignated as Viceroy of India, who was responsible ultimately to the Secretary of State. अब पहला कौन वाइसरॉय बना वैसा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे पॉइंट 58 वाला देखो, पॉइंट एक बार देख लो। Who was the first secretary of state? First secretary First Secretary of State in India. नहीं, it was Woods डिस्पैच जो था ना, तो वो था फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये सब पूछा जाता है अक्सर। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और फर्स्ट इंडियन टू बिकम आईसीएस ऑफिसर। दो इंपॉर्टेंट है। सी राजागोपाल। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल was Sir S.P. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा,
And first Indian to become ICS was brother of Ravindranath Tagore, by name Satyendra Nath Tagore. Clear है? अब क्वेश्चन आ गया बाय विच एक्ट, लिखिए बाय विच एक्ट, क्वेश्चन है बाय विच एक्ट इंडिया बिकेम द डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया बिकेम द डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी नोट ऑफ इंट्रोगेशन. अठारह से 1858. अब इसके ऊपर कौन होगा? पार्लियामेंट. इसके नीचे कौन हो? लेकिन इसके यहां पे बीच में एक आदमी है, एक व्यक्ति है, में बॉडी है, वो 15 मेंबर्स, इंडियन काउंसिल. ठीक है. अब इसके बाद कौन होगा? गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस. अब आ जाइए 1806. अब यहां से इंडियन काउंसिल जो ये बना ना 15 सदस्य, अब ये बना रहा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट. तो 4 इंडियन काउंसिल्स एक्ट कौन कौन है? कौन बताएगा? बताओ, तुम तो पढ़े हो. कौन कौन इंडियन काउंसिल्स एक्ट हैं? 1861. वेरी गुड, लिखते चलिए. 1861. पहले सारे इंडियन काउंसिल्स एक्ट को लिखिए. 1892, 1861, 1892. उसके बाद 1909. 1919. 3 ही है, सॉरी मैंने गलती, 3 ही है. 1919 और 1935 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. मुझे मोन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ना, तो किसको कहते हैं मोन्टैग चेम्सफोर्ड? और मॉर्ले मिंटो किसको कहते हैं? Who was Morley? Who was Minto? आप नाम सुने? आप नाम सुने? आप नाम सुने? किसका? किसका? Minto was the secretary of the state and Morley was the वाइसरॉय. रॉन्ग, उल्टा. हम जो पहला व्यक्ति होगा वो तो ऊपर से जो पहला होगा, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में फर्स्ट कौन आएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा. तो मिंटो क्या बन गया? वाइसरॉय बन गया. आप समझ में क्या कह रहा हूं? पहला नाम मॉर्ले मिंटो, तो मॉर्ले क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. मिंटो क्या है? वाइसरॉय. उसी तरह से 1919 का मोन्टैग चेम्सफोर्ड, तो मोन्टैग क्या हो गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय. ये वही चेम्सफोर्ड था जिसके शासनकाल में जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, ये सारा सब, ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. अच्छा, ये आपको याद करना है ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईएनसी के जो प्रेसिडेंट्स हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स हुए, गवर्नर जनरल जो हुआ, उनके समकक्ष कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ. ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बता दिया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. बट अगर सिनोनिमसली आप कर लेते हैं तो आपका वो चीज़ साथ में होते चला जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि इंटरेस्ट अराउज हो गया तो उसी में आप कर लो उसको. समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लिस्ट ऑफ ऑल वाइसरॉयज, लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट
डिसीजन टेकन बाय दोज वाइसरॉयज या गवर्नर जनरल, एक बना लो नोट्स, क्लियर है, समझ में आया। दूसरा, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इनका रोल क्या क्या है, ये बन जाएगा, क्योंकि अदर देन अब सती सिस्टम हैड नथिंग टू डू विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बट स्टिल लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज नोन फॉर दैट। तो एक से दूसरा लिंक हो जाएगा ना, तो याद करने में आसानी होगी, तो वो बना लीजिए आप। और दूसरा एक और है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट किस किस के लिए, खास कर अब लाहौर सेशन सभी लोग जानते हैं, 1929 में 31 दिसंबर लाहौर सेशन सभी जो जानते हैं, पंडित नेहरू वॉज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी तरह अब गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ओनली वन, बेलगांव सेशन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बताएगा, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मौलाना अबुल कलाम आजाद, who laid the foundation of IITs in India and he became India's first education minister, ठीक है। चलिए अब आ जाइए हम लोग 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, बड़े लाल पेन, ब्लू पेन, रेड पेन से लिख लीजिए, एकदम सुनहरे अक्षर से अब हम लिखते हैं जो है दो तीन पेन तो मिनिमम 2 पेन यूज हो ही रहा है यहाँ 1861 का एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 1861 में लॉर्ड कैनिंग थे वाइसरॉय, क्लियर है भाई। 58 में जब हुआ तो 61 2 साल बाद ही हुआ, वही बने, वही थे उन्हीं के शासनकाल में। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीन ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग एक नए सिस्टम को लाए, उसका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या बोला हमने? पोर्टफोलियो सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाय विच एक्ट एंड विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट। और इसका मतलब क्या था? 2 इंपॉर्टेंट है। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हर सदस्य को एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया, मान लो, ठीक है। समझो पहले बात को, क्या हम बोले? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों में से सभी सदस्यों को एक से या एक से अधिक they were given charge of responsibility. They will be answerable now. They are made accountable to. Is that clear? For more than one, either one or for more than one. समझ में आ रहा है आपको? हिंदी समझ में आता है ना? ठीक। तो these all now what they would say finally, जो अंतिम बात वो बोलेंगे किसी इशू पे, ले फाइनेंस मान लो, या लेट्स से रेलवेज हो गया, या डिफेंस हो गया, या कम्युनिकेशन में कोई मिनिस्ट्री है, तो उस व्यक्ति का उस मैटर में बोला जाना उस काउंसिल के बिहाफ पे अंतिम निर्णय माना जाएगा। समझ में आ रहा? वट एवर डिसीजन ही टेक्स विल बी कंसिडर्ड टू बी फुल एंड फाइनल फ्रॉम हिज साइड, not only from his side but also on behalf of the executive council। जैसे मान लिया इसको बना दिया, ये बालिका, दोनों बालिका को बना दिया। अब ये फाइनेंस है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को क्वेश्चनिंग अगर हुआ तो ही शी इज आंसरेबल। गॉट द पॉइंट? तो ऑन दैट इशू whatever she is going to take decision, now nobody is going to interrupt, neither she nor others, right? And her official stand will be considered to be the official stand of the entire Viceroy's Executive Council, and that is precisely the portfolio system which was introduced by Lord Canning। समझ में आया? फिर से समझ लो, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे, उनका कार्यकारिणी सदस्य जो वाइसरॉय's एक्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे,
कोई भी ABCD सबको दिया गया अपना पावर, आप हेल्थ संभालेंगे। अब जैसे मोदी की जी कैबिनेट कैसे होती है, सबका अलग है। किसी को गृह मंत्रालय दिया गया, अब गृह मंत्रालय के साथ साथ एक और मंत्रालय भी उन्हें दिया गया, मालूम है कि नहीं? कौन मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेशन है। कोऑपरेटिव सहकारिता, यहां सहयोग की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन इज मिस्टर अमित शाह, जस्ट एज ही इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। समझ में? अब होम गृह मंत्रालय से संबंधित लेट्स से सिटीजनशिप का मामला किसी का आ गया, तो किसका निर्णय माना जाएगा? मोदी जी का बात से माना जाएगा कि पहले इसका माना जाएगा? इनका। तो जो भी वो बोलेंगे माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, वो पूरे कैबिनेट का निर्णय माना जाएगा। समझ में आ गया? इसी को उन्होंने क्या कहा? पोर्टफोलियो सिस्टम। किसने कहा? लिख लीजिए, अपने भाषा में लिख के दिखाइए। तो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में 25-30 वर्ड में लिखिए। So these portfolios were given to the Indians or the British? These portfolios? बोथ। क्योंकि इंडियन में तो इंडियन से एंट्री मार ही दिया था वहाँ पे। इंडियन तो एंटर कर ही चुके हैं। और मैंने बताया सर SP सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन। लिख लिया सभी ने? या नहीं? और नॉट? लिख लिए तो अच्छा, नहीं लिख पाए तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर से पढ़ेंगे आप, रिपीट होगा। जितना बार रिपीट होगा माइंड में उतना ज़्यादा दिन तक रिटेंशन ही तो है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इसके साथ पॉइंट और ऐड करना होगा आप लोगों को। वाइसरॉय जो कैनिंग की बात चल रही है, एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम की बात कर लिए, अब कैनिंग की ये जिम्मेदारी थी, एक पावर ऐड किया गया कि वो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसमें उनको किसी से पूछने की जरूरत। तो वहां पे लिख लीजिए, वाइसरॉय कैनिंग could issue ordinances without the concurrence of the council. concurrence की स्पेलिंग क्या है? without the concurrence। और इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? थोड़ी देर इंग्लिश की बात करो, इसका सिनोनिम बताओ। इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन की कंकरेंस का एक सिनोनिम लिख के दिखाना। हाँ, कंसेंट होगा? यस और नो? होगा, बिल्कुल होगा। और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। हाँ, अप्रूवल तो ठीक है, बट इज जस्ट करेक्ट। यहाँ पे क्या है, आप उससे मंत्रणा कर रहे हैं ना, आप उससे मंत्रणा कर, उससे सहमति ले रहे हैं, तो कंसेंट तो बिल्कुल सही वर्ड है। एक वर्ड आता है
कंकॉर्ड क्या आता है? ये है सिनोनिम्स इसका। कंकॉर्ड एंड कंकरेंस आर द सिनोनिम्स ऑफ कंकॉर्ड एंड कंसेंट इज द सिनोनिम ऑफ कंकरेंस। क्लियर है? Sir, what about consensus? कॉन्सेंसस, कंसेंसस भी सहमति है, बिल्कुल। कंसेंट उसका रूट वर्ड है, और कंसेंसस दिस पार्टी अचीव्ड कंसेंसस। तो एक एग्रीमेंट की तरह भी यूज होता हाँ? है। कंसेंसस एक एग्रीमेंट की तरह भी यूज होता है। हाँ, कंसेंसस ठीक है, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंसस। Sir, was these ordinances also free from the interference of Secretary of State? या Was these ordinances also like free from the consensus of Secretary of State, or does it still needed the approval from the Secretary? No, here we are talking about Viceroy and within the organization of Viceroy, right? Here, Secretary of State has got separate power. To the extent that Secretary of State, if British Crown or British Parliament wanted to know anything that occurred or happened in India, the first and foremost position which it should refer to is none other than Secretary of State. So, sir, if, And Secretary of State dependent on why? Viceroy of India. So we are talking about Viceroy of India. So, sir, could Secretary of State object the ordinance issued by the Viceroy? See, ordinance means what? What do you mean by ordinance? Temporary laws। What do you mean by ordinance? अध्यादेश sir. अध्यक्ष सर हिंदी में When the houses are not in session. सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब सदन जो है कार्य नहीं कर रहा है, सिंपल, तो अरेंजमेंट है ना, ये क्या है? सेइंग ऑफ अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है दैट आइदर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट in the national interest may issue ordinance which will have the same force as any normal or ordinary law, and that will remain effective Is the till the elapsement of the 6th week upon the reassembly of the houses. Clear है? yes, sir. ये वह अभी के संविधान तर्क संगत बात है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कब का? 1861। तो 1861 में जो कैनिंग साहब ने ये पोर्टफोलियो और कंकरेंस की जो बात की, वो है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द काउंसिल, यानी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछने की जरूरत नहीं होती है, वो कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। बाद में इस ऑर्डिनेंस में काफी चेंज लाया गया इसके स्वरूप में, जो अभी वर्तमान मैंने बताया आपको। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो पहला पॉइंट क्या और सेकंड पॉइंट क्या, एक बार देख लीजिए फटाफट, थर्ड पॉइंट लिखने के पहले। अच्छा, अभी हम लोग अभी कोई कॉपी पलटेगा नहीं, पन्ना नहीं पलटेगा, देखेगा नहीं। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ये पढ़े थे अपने क्लास में कि मद्रास और बॉम्बे के लेजिस्लेटिव पावर्स वंचित कर दिए गए थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ, राइट? बाय विच एक्ट? was Act of 1833. I'm not sure. I'm guessing. He said by the Act of 1833. क्या ये सही है? Charter Yes, sir. of- Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm not sure. I remember 1833. Yeah? I remember 1833. But you said that you are not sure. Yeah, I'm not sure. But yes, correct, sir. क्या सही है? Yes, सही है, sir. sir. सभी लोग सही हैं? Yes, sir. सामने वाला बताओ। Actually, sir, I'm unknown about it because I was not in the class at that time. Is that सही है? नॉट श्योर, नॉट श्योर, नॉट श्योर। ये बिल्कुल सही है। 1833 के एक्ट में क्या? Charter of चार्टर एक्ट ऑफ 1833. क्लियर है?
अब उनको रिस्टोर कर दिया गया पावर इस एक्ट से, ये लिखेंगे 1861 के पावर से एक्ट से किसको रिस्टोर किया गया? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, दे वर रिस्टोर्ड विद द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन। लिख के दिखाइए फटाफट। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स। क्लियर है? अब ड्रॉबैक्स क्या था इस एक्ट का, ये लिखिए। देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट। मेंबर्स जो थे, मेंबर्स डिडंट पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, देयर रोल वाज एडवाइजरी ओनली। Members didn't participate in discussions, their role was advisory only. मान लो कोई बिल पास हो रहा है और मेंबर्स है इंडियन, तो क्या वो बिल को रेसिस्ट कर सकता है? प्रोटेस्ट कर सकता है? नहीं। लिखिए, इंडियन मेंबर्स वर नॉट अलाउड टू रेसिस्ट और प्रोटेस्ट एनी बिल। कैनिंग जब आए थे तो तुरंत उन्होंने अपने काउंसिल को एक्सपेंशन किया था और उसमें 3 भारतीय सदस्य जोड़े थे और बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी थे वो लोग, जो कि इस एक्ट का बाद में ड्रॉबैक बना। इस एक्ट का बाद में क्या बना? ड्रॉबैक बना। अब मान लीजिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और अथॉरिटी दे ही ना, तो क्या फायदा है? क्लियर है? तो हु वेयर दोज 3 एमिनेंट पर्सनैलिटीज, क्वेश्चन ये भी आता है, हु गॉट नॉमिनेटेड बाय कैनिंग टू एक्सपैंड हिज काउंसिल? रटा हुआ है, महाराजा ऑफ पटियाला, पिछली बार तुम भी पढ़ा था, महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर। हु सर दिनकर राव? इनके बारे में जरा पृष्ठभूमि बताइए। तो दिनकर राव की हिस्ट्री क्या थी? दिनकर राव आए थे? कौन थे दिनकर राव? ये तो समझ के दोनों राजा थे, ये तो बहुत इजी, कोई बता देगा। राजा ऑफ कहां के? पटियाला और बनारस। तीसरा आदमी कौन है? सर दिनकर राव। बता दो दिनकर राव था कौन? दिनकर राव जो थे वो इंडियन कोर्ट ऑफिशियल थे, जिन्हें नॉर्थ ब्रुक ने
कमिश्नर नियुक्त किया था, बेसिकली ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो प्रशासक थे। वो क्या थे? प्रशासक थे वो। तो उनका जो जीवन काल, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन प्रशासनिक जो एक्यूमेन था उनके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन था। अब जैसे अकबर वॉज व्हाट? ही वॉज टोटली इलिटरेट, राइट, अनट्यूटर्ड पर्सन, टोटली इलिटरेट पर्सन। तो उनके हालांकि से मेंटर तो बैराम खान थे उनके, लेकिन उसका उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया बेसिकली। तो ये भी वही उसी तरह से थे। तो ये ब्रिटिश के पिट्ठू थे। तो ब्रिटिश ने इनको, यहाँ तक बोला गया इनके बारे में दिनकर रॉकवेल में, कि जितने भी समकक्ष कंटेम्प्रेरी जितने भी इंडियन स्टेट्समैन थे पढ़े लिखे, उनको भी ये पोजीशन प्राप्त नहीं हो पाया जितना कि दिनकर राव को, सर दिनकर राव को। सिर्फ इनके एक ही वजह से, ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन। कब कहाँ क्या निर्णय लेना है। आप पीएचडी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन द मोमेंट यू आर अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी दिन राइट हो गया। आप हैं गोल्ड मेडलिस्ट, कहाँ हैं? यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और उसी दिन राइट हो गया आप ही के एरिया में। यू नो हाउ टू हैंडल, वहाँ आपका पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं करेगा। आपके रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ क्या एम्प्लॉय कीजिएगा, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन। तो वो व्यक्ति वो थे, इसीलिए उनको दिया गया इसमें जगह। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले एक्ट में। इसका क्या नाम है? 1892। वेरी गुड, 1892, 1892। एक बार 1892 के जाने के पूर्व 2 मिनट का समय लीजिए और पहले जितने भी हुए हैं अब तक एक बार दोहरा लीजिए। राइट फ्रॉम द 1773।
portfolio system was in which year introduced? Portfolio system. क्या नहीं? No, I'm not asking about by who. I'm asking in which year. In which Yeah. year? In which year it was passed? Yeah. In which year it was I'm passed? asking exactly. I'm not. In which year the act was passed? 1861. That's the year. 1860? That's the year was. 1861. स्टार्ट करें तो पूरा ग्रंथ पढ़ने में समय लग जाएगा ना। So we'll now move on to Act of Indian Councils Act 1892. लिख लिए 1892। अब यहाँ पे 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें कि नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रभावित हुए। क्लियर है? दो तरह की मेजॉरिटी होती है, एक है ऑफिशियल, एक होता है नॉन ऑफिशियल। जो इलेक्शन नहीं होगा, जिनका जो नॉमिनेट करेंगे वो क्या बुलाएंगे, उसको क्या बुलाएंगे? क्लियर है? समझ में आया? तो लिखिए पहला पॉइंट,
With this act, the number of members, with this act, the number of members in central and provincial legislative council were increased. बढ़ाए गए सदस्य कहाँ कहाँ, सेंट्रल और प्रोविंशियल। तो कितने बढ़ाए गए पहले ये ध्यान रखेंगे। तो पहले सेंट्रल का लिखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 मैक्सिमम 16। मिनिमम 10 मैक्सिमम 16 ये प्रावधान था। अब आपको प्रोविंसेस के और जहां जहां बढ़ाए कितने से बढ़ाइए लिखना है। अवध 15, बंगाल 20, मद्रास 20, बॉम्बे 8, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 15, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 15, वेरी गुड 15, 15, 50 कहाँ से आई उसमें? 15 से बढ़ाया गया यार, टोटल 15 किया गया। हाँ 15 से बढ़ाया गया। हाँ अच्छा, नंबर ऑफ इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज, ये इंक्रीजमेंट ठीक है। सर मद्रास में कितना सर? 20. लिख लीजिए, फिर से लिखिए। बॉम्बे में 8, मद्रास में 20 जोड़े गए, बंगाल में 20 जोड़े गए, क्लियर है, अवध में 15 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 15 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कितना था रखा गया? 16 रहेंगे, मैक्सिमम कर सकते हैं या मिनिमम 10 जोड़ सकते, क्लियर है। अब सदस्य जो आए कहाँ कहाँ आए? प्रोविंसेस में भी आए और सेंट्रल में भी आए। क्या अब प्रश्न ये उठता है वो क्या काम करेंगे जो इनको बढ़ाया? विल दे बी एबल टू डिस्कस द बजट? Yes sir. No. From this side they will be allowed to discuss the budget. Only central legislature can discuss the budget. 1892 से ये लॉ किया था क्या बजट डिस्कस करने के लिए। It's not provincial. सर लेकिन प्रोविंसेस में बजट डिस्कस नहीं कर नहीं, सकते। only सिर्फ central legislative. सेंट्रल में आई एम टॉकिंग ऑफ सेंटर ओनली। क्या सेंटर में बजट डिस्कस हो सकता था? यस सर, पहले नहीं, इससे हो इस एक्ट इस एक्ट से यह प्रारंभ हुआ, यू कैन डिस्कस द बजट। लेकिन डिफरेंस क्या है? Protest नहीं हो हाँ? protest और एक पॉइंट छूट रहा है, एक पॉइंट छूट रहा है। क्वेश्चन सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं थी कि वो चेंज वो सब कुछ नहीं, सिंपल समझो कि हमें डिस्कस करना है बजट, ठीक है, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार हमें नहीं है। मेंबर्स को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। तो लिख लीजिए, मेंबर्स वेर अलाउड टू डिस्कस द बजट बट वेर नॉट अलाउड टू वोट। इसी में दो आपका डायमेंशन है। तीसरा डायमेंशन क्या है? किसी ने सप्लीमेंट्री की बात की थी अभी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं। क्या एक तो हमने पार्टिसिपेट किया, डिस्कस किया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। Now what about asking supplementary question? Can they ask supplementary question or can they not? यस सर, दे कैन आंसर। No. वहां पे भी नो लिखी है। They were not allowed to even ask supplementary questions. They were not allowed to ask supplementary questions. क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट जो इसका डिस्कस होगा वो ये है
कि जो मेंबर्स नॉमिनेट होकर आ रहे हैं, चाहे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां भी नॉमिनेशन का बात होगा, वो नॉमिनेट करने के लिए अब यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, परिषद, ये सब भी शामिल होंगे। ये लिख लीजिए, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, universities, trade associations, and zamindars. क्या लिखा? Now, पढ़िए। recommendation of district board, municipalities, universities, trade association and zamindars. was required for the nomination of the non-official members. अब ये कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे स्पेशली लिखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि 1892 के एक्ट को मॉडर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक्ट माना जाता है। समझ में? आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक्ट क्यों ऐसा? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। Different expressions were presented in the council, sir. Different expressions of the country were presented in the council. ये जो नंबर सुनिश्चित किए गए, जो बढ़ाए गए, और जो लोकल्स का रूल आ गया, किन लोकल्स का? जमींदार्स का, यूनिवर्सिटीज का, ट्रेड एसोसिएशंस का, ठीक है, चैम्बर्स का, तो इनसे क्या हुआ? ये रिप्रेजेंटेटिव ही तो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए कहा गया कि ये माइलस्टोन है, ये एक्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ये माइलस्टोन है। तो अगर क्वेश्चन है बाय विच एक्ट कैन बी सेड टू बी अ माइलस्टोन इन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सिस्टम, विल बी नन अदर देन 1892 एक्ट। लिख लीजिए वहां पे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक्ट का माइलस्टोन। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। So can you repeat the year again? 1909 1909। देखो, इस एक्ट में जो भारतीय, जो एक्चुअल में एंट्री जिनकी हुई वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सर एसपी सिन्हा की, बैरन सिन्हा भी उनको कहा जाता है, सर एसपी सिन्हा, बहुत ही वर्सेटाइल फिगर, कभी आप लोग विकिपीडिया में पढ़िएगा उनके बारे में।
इंस्पिरेशन मिलेगा। सर एसपी से 2-4 आदमी हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 2-3 आदमी ऐसे हैं पर्सनैलिटी। एक हैं सर एसपी सिन्हा, दूसरा BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। दोनों के बारे में पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा। सर एसपी सिन्हा और दूसरा ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगे हाथ HC मुखर्जी भी पढ़ लीजिएगा, वाइस चेयरपर्सनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। HC हरेंद्र कुमार मुखर्जी, उसमें कुमार की स्पेलिंग देखिएगा, उसका लिखा है COOMAR। कुमार की स्पेलिंग क्या होती थी? वो COOMAR कुमार। और सिन्हा, एक्चुअली में कुछ लोग उस समय सिन्हा हम लोग बोलते हैं, सिंह को भी SINHA भी लिखा जाता था उस समय, सिंह को भी SINHA, दैट इज सिंह, नॉट SINGH। ठीक है, उनका पूरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो लिखिए 1909 पहले एसपी सिन्हा के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले सर एसपी सिन्हा was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council अब वहाँ ये लॉ मेंबर थे, बड़े इंपॉर्टेंट। ही वॉज अ लॉ मेंबर, ही वॉज एडेड एज अ लॉ मेंबर। तो एक तो रिफॉर्म्स ये हुआ, सुधार जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो ने। रिफॉर्म्स क्या था? आप बोल रहे हैं 1909 एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। व्हाट वाज द रिफॉर्म? तो रिफॉर्म वाज द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द वाइस एक्सिक्यूटिव। दूसरा है, लिखिए, सेकंड लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स was increased from 16 to 60। ये CLC में, सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। 16 to 16। लेकिन अगर यहां पे ये क्वेश्चन आ गया कि मोस्ट ऑफ देम वर डायरेक्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लिख लीजिए वहां पे ब्रैकेट में लिए, मोस्ट ऑफ देम वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और स्टिल कर दीजिए, स्टिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये तो हो गया आपका रिफॉर्म्स वाला पार्ट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो वो लिख लीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। एन इनडायरेक्ट इलेक्शन स्कीम था ये, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? वो अच्छा, वो दोनों पॉइंट अलग अलग है। जो इनडायरेक्ट वाला पॉइंट था वो इसमें नहीं मिलाइएगा। इनडायरेक्ट था पहले वाले के लिए और सेपरेट वाला है अलग है। तो दोनों, हाँ अभी इसकी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या मतलब होता है? आपको याद है? कुछ ध्यान है? स्कूल में पढ़ा होगा NCERT में। जिस सीट्स पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, उस सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था कि वहाँ से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही और मुस्लिम भी सिर्फ वोट कर सकते हैं।
How Gandhiji responded to it? He was against it How Gandhiji? He was against it, sir. Why he was against? because it gave a spark to the communal hatred. That time, differentiation. क्या दिक्कत है? अगर मान लो वहाँ से हमारे इस्लाम मुस्लिम भाई अगर चुने गए तो क्या दिक्कत है? और धीरे धीरे वो खाई बढ़ती चली जाएगी सर। कैसे खाई बढ़ती? कैसे खाई This बढ़ती? was the onset of divide and rule policy. कैसे, क्या डिवीजन था उसमें? मान लिया जाए कि मिस्टर एक्स इस क्षेत्र से, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका अपॉइंटमेंट होना ही होना है, रिजर्व कर दिया गया ना। तो बात ये नहीं है कि मतलब हाँ। कोई एक मुस्लिम उस तो जगह पे- चुन तो यहाँ चुन लेगा खुद। ये नहीं करने की सर उस सीट से कोई मुस्लिम कैंडिडेट मतलब कंटेस्ट करेगा। बात ये है कि उस जगह से कोई मुस्लिम के अलावा और कोई वोट नहीं कर सकता। मेन दिक्कत ये है, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब था दिक्कत। यहाँ था कि गांधी जी said, I am not against anyone from the community of Muslim to be elected from this seat of or reserve seat. No. What he was against that, what he told that, I am against that why he should be elected by only electorate comprising from Muslim population. There should be Sikhs also, Hindus also. Let there be a joint electorate. Let there be a joint electorate system. जो बाद में पुनः पैक्ट में जाके गांधी और अंबेडकर के बीच में सुलह हुआ इस बात में, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम। क्लियर है? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो हर में पहुंच जाता था। दिस जेंटलमैन सभी लोग चले जाते थे सब जगह। हैं? बहुत उच्च कोटि के। यही ग्राउंड में बना सर 1919 में डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिल गया वैसे ही सर। नहीं, वहां पे जाके क्या दिक्कत हुआ ये बताओ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने स्वीकार किया कि ठीक है हम जाएंगे। इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ, देयर वाज अ एग्रीमेंट। गांधी जी भी आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहे थे, मेरे आदमी को छोड़ो पहले, मेरे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पहले छोड़ो तभी मैं जाऊंगा। तो बोला ठीक है, आप नमक बनाने का जो कानून है वो जो आप, हाँ उसके बाद बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा लेकिन आपको जाना पड़ेगा। बोला फिर मैं जाऊंगा तभी, जबकि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज हैं, तो आप उसको नमक बनाने का अधिकार दिए जाएं उनके पास, है ना। तो इस तरह का बात किया। तो जाके गए जब पहुंचे वहाँ पे, तो रैमसे मैकडोनल्ड वाज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। यू नो मैकडोनल्ड अवार्ड जिसने दिया था, कम्युनल अवार्ड। तो उन्होंने ये बोला कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब आए हैं भारत से यहाँ पे, इट्स वेरी गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर टुगेदर। सो व्हेन ही स्टार्टेड, जो गांधी जी वेंट विद अ मिशन दैट there should be a clear cut date for the transfer of power, very clear, he was in the vision, transfer of power का date चाहिए भैया हमको। but in between he intervened, who? this gentleman। Yes, sir. और वो अपना किस चीज़ के लिए था, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम पे वो अड़ गया कि भाई हमारा तो जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं, हम वी आर आई एम रिप्रेजेंटिंग विच दलित क्लास, डिप्रेस्ड क्लासेस, तो उनके लिए रिजर्वेशन के लिए होना चाहिए। तो व्हाट यू आर टॉकिंग मिस्टर गांधी, a man from your huge statesman from your own country is talking about at a time when it should not have been। तो मैक्सिनल को मिल गया मौका और एक्सटेंड करने का। गांधी जी गुस्से में आ गए कि अब घर के आदमी को कैसे आंख दिखाएं, वहाँ पे तो सब लोग प्रेजेंट थे ना, चल बेटा दिल्ली तब तुमको बताते हैं। लेकिन एवरीवन न्यू गांधी जी आएंगे फिर सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे। बट ही वॉज सी पोर्ट से उतरे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनको। जैसे सी पोर्ट से उतरे वहाँ से सी से रूट से बॉम्बे में गिरफ्तार करके यरावाड़ा प्रिजन में डाल दिया गया उनको, पुणे में। सब मिलने गए गांधी से, वो कहाँ बुलाओ उस व्यक्ति को उस छोकरे को बुलाओ जरा अम्बेडकर को मिला जाए उनसे। सब बुलाया इनको, सामने गांधी जी के जेल की बात हो रही है, वहाँ पे जेल में हाजिर किया गया है। उसके बाद दोनों में बातचीत हुई सेपरेट और इसके पीछे। तो जो हरिजन, वो बोला दलित, गांधी बोले हरिजन, वो उसको काउंटर करना था ना उसको। तो हरिजन बोले तो दो अम्बेडकर था मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, अब तो सब उधर चला गया। बात समझो कैसे ये गेम हुआ वहाँ पे।
नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। फिर इनको मनाया गया पूना पैक्ट में, दोनों में सुलह हुआ। हालांकि सर उससे ज़्यादा ही सीट यहाँ उनको मिल गया सर, यहाँ तो ज़्यादा ही सीट उनको अवॉर्ड कर दिया गया। करेक्ट। और इसी बीच में वो संप्रदाय पंचायत यानी कम्युनल वार्ड की घोषणा कर दिया था। तो इन सब ये इसमें काफ़ी समय खपा है लोगों का, ये वाला पार्ट में, नहीं तो और डेवलपमेंट जल्दी होता। तो चलिए फिर बाद में ये मेन स्ट्रीम में आ गए। जब मेन स्ट्रीम में आ गए तो गांधी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट एवरीवन टू नेम हिज नेम एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कि कानून के क्षेत्र में उससे बढ़कर कोई नहीं है। जैसे फॉरेन अफेयर्स में नेहरू से बढ़कर कोई नहीं थे, उसी तरह कानून के क्षेत्र में इनसे बढ़कर कोई नहीं थे। आपके साथ छोटा सा मैं बताता हूँ कि सब लोग हम लोग जानते हैं पटेल वॉज मोस्ट हार्डी मैन और कर्तव्य परायण जिसको बोलते हैं, ड्यूटीफुलनेस उनके ज़्यादा था। तो प्रधानमंत्री के लिए योग्य व्यक्ति सबके नज़र में उनका रैंक हाई था। आप लोगों को मालूम है, नेहरू से ज़्यादा। लेकिन गांधी जी ने ये बोला कि मैं जानता हूँ कि ये कर्तव्य परायण है, सब ज़्यादा है, लेकिन अभी कंडीशन अलग है कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मैंने वर्ल्ड में जो इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टैंड था उसमें क्या था कि वर्ल्ड में एक अलग छवि भारत को दिखाना था। तो अब दुनिया की नज़र में भारत को दिखाने वाला, वो वहाँ मार्केटिंग करने वाला, विदेश में जो रहा हो, वहाँ के सिस्टम को जो समझा हो, और इनकी पढ़ाई लिखाई सब विदेश में भी, उस मामले में पटेल कुछ नहीं थे उनके सामने। तो वैसा नेता हमको चाहिए। गॉट द पॉइंट? क्योंकि तो यहाँ एज फैक्टर, वो भी एज फैक्टर भी था। तो ये, लेकिन उससे ज़्यादा ये वाला पार्ट था जो कि फॉरेन अफेयर्स मान, और इंटरनेशनल अफेयर्स में तो प्रवीण थे वो पंडित नेहरू। तो जाके फिर ये स्टांस शिफ्ट हुआ इनकी तरफ। अदरवाइज ये एवरीवन वांटेड हिम टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इसमें है 1909 के वाला पॉइंट लिख के दिखा दीजिए। सेपरेट इलेक्टोरल लिखिए। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बाय सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। Under this system, लिख लीजिए, under this system, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Muslim members were to be elected by only Muslim voters. So can we say that this act legalized communalism? This act legalized communalism. लिख लीजिए, this act legalized communalism. And Minto was known as the father of communal electorate. अच्छा, मुस्लिम्स के अलावे भी किसी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से? चलिए, ये होमवर्क रहा आपका कि इन एडिशन टू मुस्लिम्स हु वेर द अदर कम्युनिटीज, वो आपको रिसर्च करना है। Who got the separate concept of separate electorate getting extended to these all communities besides Muslim, whether it was from this act or
फ्रॉम अदर एक्ट। 1990 में मिला था। वो आप देखिए, जरा हमको बताइएगा, ठीक है? ये होमवर्क रहा आप लोगों का। क्लियर है?